Hello students, let us discuss Objective 1 from Concepts of Physics, Volume 1 by Professor H.C. Verma. This is chapter number 1, Units and Dimensions. H.C. वर्मा में ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करके दिया हुआ है. देखो ये स्क्रीन पर प्रॉब्लम है, पहले आप ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ऑप्शंस में देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है. इसमें से आपको पता करना है कि किस सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं रख सकते हो. नहीं रख सकते हो, रखना नहीं है, नहीं रख सकते हो, ऐसा है. कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. ऑप्शन 1 में क्या है? लेंथ, मास एंड वेलोसिटी. पहली बात तो बोलो फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में ये बातें नहीं कर रहा. ये जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है बच्चे, ये जो गिवन क्वांटिटीज है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में देखो लेंथ, मास एंड वेलोसिटी. आप बताओ फंडामेंटल किसे बोलोगे, डेराइव्ड किसे बोलते हो? फंडामेंटल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा. डेराइव्ड क्या होता है? दैट कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, लिख सकते हो उसे. तो देखो फर्स्ट में क्या है? लेंथ, मास एंड वेलोसिटी. लेंथ और मास के टर्म में आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते क्या, या लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते. लेंथ और मास को मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी आएगा. लेंथ और मास में डिवाइड करो, लेंथ को मास से डिवाइड कर दो, या मास में लेंथ से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. ऐड तो कर नहीं सकते मास और लेंथ को. क्यों? दोनों अलग अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, मास अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है. आपको पता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सेम काइंड का होता तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट की भी बातें करते, बट ऐड सब्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते. तो बहुत ही क्लियर है कि लेंथ और मास के टर्म में आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सिमिलरली मास और वेलोसिटी के टर्म में आप लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वेलोसिटी एंड लेंथ के टर्म में आप मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मीन तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. मीन इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में आप रख सकते हो. तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? नहीं, करेक्ट नहीं है. क्यों? ये पूछ रहा है आपसे कि किसे नहीं रख सकते हो, तो ये तो ऑप्शन इसे रख सकते हो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है. ए ऑप्शन हमारा नहीं है. बी में देखो लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी. देखो लेंथ और टाइम के टर्म में वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर. टाइम क्या? सेकंड. मीटर पर सेकंड. तो देखो इन दोनों को डिवाइड करो, लेंथ अपन टाइम, मीटर पर सेकंड. बिल्कुल कर सकते हो. लेंथ को टाइम से डिवाइड करो, है ना. तो वेलोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम. तो वेलोसिटी कैसा हो गया? डिराइव्ड हो गया बच्चे. ठीक है. तो इसे आप इन तीनों क्वांटिटी को, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी को, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में रख सकते? नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्लेन करा जा सकता है. तो वेलोसिटी तो डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया. ये करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो. मास, टाइम एंड वेलोसिटी. मास और टाइम के टर्म में आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते? नहीं कर सकते. टाइम और वेलोसिटी के टर्म में मास को कर सकते? नहीं कर सकते. वेलोसिटी और मास के टर्म में टाइम को कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिस्ट में रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल रखा जा सकता है. तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं. सिंगल ऑप्शन करेक्ट है. ऐसे भी और ऐसे भी देखो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो नहीं कर रख नहीं सकते. लास्ट ऑप्शन देखो डी. डी में दिया है कि लेंथ, टाइम एंड मास. आप बताओ लेंथ और टाइम के टर्म में आप मास को एक्सप्लेन कर सकते? बिल्कुल नहीं. टाइम और मास के टर्म में लेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं. मास और लेंथ के टर्म में टाइम को एक्सप्लेन करा जा सकता? नहीं करा जा सकता. तो इसे भी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिस्ट में रख सकते हो. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी को आप नहीं रख सकते. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू. ठीक है. वेयर यू इज यूनिट used and n is numerical value. Okay. If result is expressed in various units, then कुछ ऑप्शंस गिवन है. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. करें कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करा और उसे एक्सप्लेन करा, एक्सप्रेस करा लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के टर्म में. कोई सा भी एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो. सपोज करो कि आपने लेंथ को मेजर करा और इसे लिखा कुछ से 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर को आप और क्या लिख सकते हो? 1000 मीटर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो. सेंटीमीटर में ले जा सकते हो, मिलीमीटर में ले जा सकते हो, है ना. तो आप समझो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर अलग अलग है या सेम है? सेम क्वांटिटी है. जितना 1 किलोमीटर, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का. 1 किलोमीटर और 1000 मीटर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड है. बट हो क्या रहा है? यहाँ देखो नंबर कम है. यहाँ देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है.
ये देखो नंबर यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिट देखो आप डिक्रीज हो रहा है। किलोमीटर कैसा बिगर यूनिट है, किलोमीटर और मीटर में कौन सा बड़ा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, ऑब्वियस। तो नंबर छोटा है तो देखो यूनिट ज़्यादा है, बड़ा है, नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा है। ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर सेम सेम है, दोनों चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, मीन दोनों सेम है, मीन क्या, दोनों कांस्टेंट है, एक ही बात है दोनों। तो आप ऐसे लिख सकते हैं N1 U1, इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इज 1, U1 इज किलोमीटर, N2 चेंज हुआ है ना नंबर, तो से N2 मीटर इज U2, ये क्या है, सेम है अलग है, कांस्टेंट है। क्लियर। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या है, कांस्टेंट है। देखो नंबर और यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई करा आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट के साथ, और यहाँ भी करा, तो दोनों सेम ही है ना, कांस्टेंट ही है ना, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ जितना हो रहा है उतना ही यहाँ हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, K/U, तो हो गया। क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, यूनिट की। कौन सा, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। करेक्ट, x कोई क्वांटिटी है जिसे आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहे हो मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में, m, l एंड t के टर्म में। ये गिवन एक्सप्रेशन देखो ये यहाँ पर है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इस तरीके से दिया हुआ है, m रेज्ड बाय a, l रेज्ड बाय b, t रेज्ड बाय c, देन क्वांटिटी मास। तो मास के बारे में पूछ रहा है आपसे। Correct, can always be dimensionally represented in terms of L, T and X. Correct, can always be dimensionally represented, हमेशा नहीं, नहीं ये तो करेक्ट नहीं है, दूसरे के टर्म में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे होगे आप जिसमें एनर्जी को फंडामेंटल मान लिया, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लिया, किसी और को क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया, उसके टर्म में आप मास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कर सकते हो दूसरे टर्म में भी, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा। बी में क्या कर रहा है कि बी कर रहा है कि कैन नेवर बी डायमेंशनली represented in terms of L, T and X। करे L, T and X के टर्म में कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, इसके टर्म में भी करा जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। क्लियर। थर्ड ऑप्शन देखो, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ L, T and X इफ A इज जीरो। लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, A जीरो होने का मीनिंग क्या है, यहाँ देखो, ध्यान दो इधर। A जीरो होने का मीनिंग क्या है, मास की पावर जीरो। मास की पावर जीरो होने का मीनिंग क्या होगा कि X मास से इंडिपेंडेंट होगा, एक्स मास पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक्स मास पर डिपेंड नहीं कर रहा तो मास एक्स पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर आप मास को एक्स के इन दोनों को इधर ले आओ, तो मास को आप एक्स, एल एंड टी के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कब कर सकते थे, अगर ए जीरो नहीं होता तो कर सकते थे। क्लियर। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ए जीरो है, ए जीरो होने का मीनिंग है एक्स मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास को आप एक्स के टर्म में भी एक्सप्लेन कर नहीं सकते, इसे इधर भी लाओगे एल एंड टी को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है डी, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स इफ ए इजंट जीरो। ए जीरो नहीं है तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते, करा जा सकता है इसके टर्म में। ए अगर जीरो नहीं है तो ऑब्वियस है एक्स एम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप एम को इधर रख लो, इन दोनों को इधर भेजो, तो इसके टर्म में तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं है, क्लियर, नेवर एज अ यूनिट। करे जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसे कभी यूनिट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। जैसे आप ले लो कि प्लेन एंगल लेते हो, सॉलिड एंगल लेते हो, सबसे बेसिक एग्जांपल है, प्लेन एंगल लिया, सॉलिड एंगल लिया, तो उसका डायमेंशन है क्या, नहीं है। प्लेन एंगल को कैसे लिखते हो बताओ, प्लेन एंगल को लिखते हो थीटा इक्वल्स एल अपन आर, ऐसा कुछ लिखते हो, आर्क लेंथ अपन ऐसा, रेडियस। डायमेंशनली अगर देखो इसका एल और इसे भी एल लिखोगे, एल अपन एल कैंसिल आउट होके डायमेंशन लेस तो है, बट इसका यूनिट है या नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट दिए हुए हो आप इसे रेडियन में लिखते हो, सॉलिड एंगल को स्टे रेडियन में लिखते हो, बट इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है बट यूनिट तो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी में करे ऑलवेज हैज अ यूनिट, करे जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसे हमेशा यूनिट होगा, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है, हमेशा तो नहीं होगा, कुछ को होता है कुछ को नहीं होता है। जैसे आप एफिशिएंसी की बात करो, है ना, तो एफिशिएंसी क्या, डायमेंशन लेस तो है, यूनिट लेस भी है ना। तो बहुत सारे क्वांटिटी है जिसमें जो डायमेंशन लेस है उसके पास यूनिट नहीं है, कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो डायमेंशन लेस है तो यूनिट है। ठीक है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी लेते हो तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या है, डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस भी है, सॉरी हाँ ठीक है, डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, तो ऑलवेज हैज अ यूनिट ऐसा तो नहीं होगा।
क्लियर है बात? डायमेंशन लेस क्वांटिटी को यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जैसे एग्जांपल ले लो, प्लेन एंगल है तो डायमेंशन लेस बट यूनिट है, रेडियन में लिखते हो। सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है बट यूनिट है, स्टे रेडियन। ठीक है, बट कुछ क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है। एफिशिएंसी डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ना, कि ऑलवेज हैज ए यूनिट, हमेशा ही यूनिट होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। सी में करे कि मे हैव अ यूनिट, करे यूनिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, डजंट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब यहाँ फोर्थ में था डायमेंशन लेस, अब यहाँ यूनिटलेस की बात कर रहा है, इसके पास यूनिट नहीं है। तो पहली बात तो देखो जो यूनिटलेस है उसके पास डायमेंशन होगा क्या? कभी नहीं होगा। सोच के देखो आप, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? यूनिटलेस है। एफिशिएंसी क्या है? यूनिटलेस है। उसके पास डायमेंशन है क्या? नहीं है, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी को कभी भी डायमेंशन तो नहीं होगा बच्चे, करेक्ट। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन का मीनिंग है उसके पास डायमेंशन, नॉन जीरो मतलब क्या? जो जीरो नहीं है, मीन डायमेंशन है, ऐसे समझो। ये करे डायमेंशन है बट पीछे लगा हुआ है नेवर, नेवर हैज अ डायमेंशन, इसका मीनिंग है डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन का मीनिंग सिंपल समझो, डायमेंशन है ना। नेवर हैज अ डायमेंशन, तो यूनिटलेस क्वांटिटी को कभी डायमेंशन होगा? कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या करे? ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, करे हमेशा डायमेंशन होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है। मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी होगा ही नहीं डायमेंशन, ये भी इनकरेक्ट है। डजंट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट तो करता है, बिल्कुल करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 6 में क्या बोला है? ये देखो, कुछ इंटीग्रल दिया हुआ है एक, और आपको पता करना है कि वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। तो देखो, इसे सॉल्व नहीं करना है, मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है, आपको डायमेंशनली देखना है इसे। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। पहली बात तो आपको पता है कि जो ये देखो, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, इनवर्स फंक्शन एक गिवन है, साइन इनवर्स कुछ है x अपन a माइनस 1, ये डायमेंशन लेस होगा, ऑब्वियस है। आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये जो मैथमेटिकल सिंबल है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? तो ये डी का कुछ भी नहीं है, ये सब इसका कुछ नहीं है। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ। इसमें देखो, जो थीटा होता है एंगल, वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या है? एक्स अपन ए, और इसे आपने किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा हुआ है? 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करा हुआ है। यहाँ कुछ भी होता, प्लस भी होता या माइनस होता, कुछ भी होता, तो ऑब्वियस है बच्चे ये दोनों सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। मीन ये डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियस है ये भी डायमेंशन लेस है। तो एक्स अपन ए क्या है? डायमेंशन लेस है, मीन 1 के जैसा है, बोल सकते हो, डायमेंशनली बोल रहा हूँ, ऐसे 1 के जैसा है। क्लियर? तो अब बताओ ए का डायमेंशन क्या होगा? ए का डायमेंशन उतना ही होना होगा इसे डायमेंशन लेस होने के लिए। कैसे? देखो आप, एक्स का जो डायमेंशन होगा एक्जैक्टली सेम डायमेंशन ए का होना होगा, तभी सेम सेम कैंसिल आउट होकर डायमेंशन लेस होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से तो क्लियर है बच्चे कि जो एक्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका? ए का होगा। क्लियर? बहुत बेसिक बात। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एलएचएस में देखो आप, यहाँ क्या लिखा है एलएचएस में कि बच्चे dx अपन रूट अंडर समथिंग है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के साथ आप इसे ऐड करे हुए हो, तो यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है आपको, रूट के अंदर का क्वांटिटी देखो आप। ठीक है, इसे देखो आप, एक्स स्क्वायर डायमेंशनली जो होगा एग्जैक्टली वही डायमेंशन किसका? 2ax, ए का और एक्स का सेम सेम है ना। और यहाँ से ये भी बोल सकते हो आप, एक्स स्क्वायर और 2ax का डायमेंशन सेम ही होगा, तभी आप दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 का तो कुछ होगा नहीं, नंबर है ए और एक्स का वही डायमेंशन होगा जो एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए और एक्स का डायमेंशन सेम सेम है। इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर तभी होगा जब ए भी एक्स के जैसा होगा। क्लियर? तो रूट अंडर, आप इस रूट के अंदर अगर डायमेंशनली बात करो तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसा है, तो रूट अंडर ऐसा कुछ है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताओ? रूट अंडर, तो ये नीचे सॉल्व करके ये आपको कुछ एक्स ऐसा ऐसा मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो छोड़ दो, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा फिर से देखो। ये कैसा बच्चे? डी तो चलो कुछ होगा नहीं, इसका डायमेंशनली कुछ मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। इधर क्या बचा आपका? ऊपर एक्स, और नीचे रूट को सॉल्व करके ये इसके अंदर एक्स स्क्वायर जैसा कुछ टर्म था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे भी कुछ एक्स आ रहा है। क्लियर है? तो एक्स अपन एक्स ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। मीन 1 मान लो, m0 l0 t0 ऐसा कुछ, तो डायमेंशन लेस हो गया। तो RHS भी क्या होना चाहिए हमारा? डायमेंशन लेस होना चाहिए, ऑब्वियस डायमेंशन लेस होना चाहिए। आपको
इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बट देखो आप, ये तो पता है ऑलरेडी डायमेंशनलेस है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पता है आपको ये डायमेंशनलेस। LHS पूरा डायमेंशनलेस है तो RHS भी पूरा डायमेंशनलेस होना होगा। तो डायमेंशनलेस होने के लिए ये टर्म तो पूरा डायमेंशनलेस है ही, इसे भी डायमेंशनलेस कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी बताओ। a क्या है, x के जैसा है। अगर सोचो x पावर 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, तो डायमेंशनलेस होगा, नहीं होगा। n को कितना होना होगा, 0। तो ऑब्वियस है n को कितना होना होगा बच्चे, दिस टर्म शुड बी 0। तो 0, दिस आर करेक्ट आंसर। ओके।